नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का चुनावी झोल सामने आ गया है और पीडीए फॉर्मूले की पोल खुल गई है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट ही सब कुछ है? दलित और पिछड़ों के लिए सिर्फ चुनावी झुंझुना है समाजवादी पार्टी के पास? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम कार्ड खेल रही है? समाजवादी पार्टी विधायक रईस शेख ने महाविकास अघाड़ी से मांग की है, बाकायदा चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाए, मुसलमानों के लिए अलग से 10,000 करोड़ का बजट होने की बात कही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कॉमन मुस्लिम प्रोग्राम की बात कर रही है, लेकिन कॉमन पीडीए प्रोग्राम की बात क्यों नहीं की जा रही है? तो पिछड़ा दलित को छोड़कर सिर्फ अल्पसंख्यक में मुस्लिम को थाम लिया वोट बैंक के लिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, तो अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। महाविकास आघाड़ी से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। दुर्गा जागरण के लिए अलग सा बजट रख देंगे, तो धार्मिक कार्यों के बजट है। ये तो हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। ये सूडो सेक्युलरिज्म का एक उत्तम उदाहरण है। खुद को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताने वाले अखिलेश यादव सुबह शाम पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के पीडीए का सारा सच सामने आ गया है। क्या यूपी में पीडीए जपने वाली समाजवादी पार्टी की कलई महाराष्ट्र में खुल गई है? क्या यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का परिवारवाद के बाद पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है? क्या मुस्लिम फोर्स को आधार बनाकर मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण को हथियार बना रहा है? क्या अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा और दलित का जिक्र उस लॉलीपॉप की तरह है जिसका इस्तेमाल सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए किया जाता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के दिल की बात जुबान पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और भिवंडी पूर्व से उम्मीदवार रईस शेख ने महाविकास अघाड़ी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रईस शेख ने मांग की है कि एमवीए अपने मैनिफेस्टो में वादा करे कि वो कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम लाएगी, मुसलमानों के लिए अलग से 10,000 करोड़ के बजट रखने का वादा करेगी, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू करने का भरोसा दिलाएगी और लव जिहाद कमेटी की जांच का वादा करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की इस तुष्टीकरण वाली चिट्ठी से सवाल उठ रहे हैं कि पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने आखिर कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम की जगह पीडीए प्रोग्राम की बात क्यों नहीं की? क्या समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट वसूलना ही मकसद है, बाकी पिछड़ा और दलित सिर्फ दिखावा है? चंद दिनों पहले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बयान दिया था। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम तो एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में यह बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव तो डंके की चोट पर कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, तो अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी मांग समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है और सत्ता बनेगी तो उसके लिए हम तमाम सारी चीजें उनको प्रोवाइड भी कराते हैं। इस देश में अगर मंदिर का बजट हो सकता है, इस देश में किसी एक जिले का बजट हो सकता है, तमाम सारी वो योजनाएं चलाई जा सकती हैं। जैसे सरकार रामनवमी का प्रोग्राम कराती है, उसके लिए अलग सा बजट रख देती है, दुर्गा जागरण के लिए अलग सा बजट रख देती है, तो धार्मिक कार्यों के बजट हैं। ये तो हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन है उनको एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? और इस देश का अल्पसंख्यक भी इस देश के टैक्स में भागीदारी अपनी देता है और वो अपना टैक्स जमा करता है, और जो बहुसंख्यक है वो भी जमा करता है। तो अगर वो कुछ अपने लिए मांग रहे तो इसमें बुराई की कौन सी बात है? हालांकि कांग्रेस रईस शेख की चिट्ठी पर बयान देने से बच रही है। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच और अपने अपने तर्क और अपनी अपनी डिमांड होती रहती है, मांग होती है, सजेशन होते हैं।
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कमेटी बनी है मैनिफेस्टो बनाने की। महाराष्ट्र के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी अध्यक्षता में उस समिति ने काम पिछले 1 महीने से शुरू किया है। उसमें समाजवादी का भी सजेशन लिया गया है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के भी लोग उस कमेटी में हैं, उनका भी सजेशन लिया गया है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के भी लोग उसमें हैं, उनका भी सजेशन लिया गया है। रईस शेख की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। बीजेपी का कहना है महाविकास आघाड़ी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये इनके सैडो सेकुलरिज्म का उदाहरण है। महाविकास आघाड़ी से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। क्यों? क्या मेजॉरिटी के लोग इनके मतदार नहीं है? क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग इनके इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके लिए प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए? केवल किसी प्रोग्राम को एक ही समाज के लिए केंद्रित करके मैं समझता हूं ये सूडो सेक्युलरिज्म का एक उत्तम उदाहरण है और ऐसे ही सूडो सेक्युलरिज्म का विरोध इस डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो एंटी लव जिहाद का जो आप लोगों ने एक बिल पास किया था, कमेटी बनाई थी, उसको भी जो है रद्द की जाए ऐसी मांग की गई है, खास तौर पर मेंशन किया गया है। ये सब मांगे बेबुनियाद है। ये केवल राजनीतिक चुनाव का जुमला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज के बारे में अगर इनको इतना ही ख्याल था या किसी विधेयक के बारे में इनको अगर इतनी ऑब्जेक्शन थी तो जब विधान भवन में विधानसभा में डिबेट्स होते हैं उसमें क्यों शांत बैठते हैं? लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि आखिर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण और मुसलमानों के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बातें क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। 38 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। इन 38 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 38 में 9 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 40% मुस्लिम मतदाता हैं। बात सिर्फ भिवंडी सीट की करें तो वहां पर लगभग 50% वोटर मुस्लिम हैं। ऐसे में सवाल है, क्या इंडी गठबंधन सत्ता पाने के लिए तुष्टीकरण की सियासत कर रहा? क्या मुस्लिम आरक्षण और कॉमन प्रोग्राम की बात इसलिए हो रही कि मुसलमानों का वोट अपने पाले में लाया जा सके? सवाल है कि माइनॉरिटी के लिए कॉमन प्रोग्राम की मांग करने वाली समाजवादी पार्टी के पीडीए से पिछड़े और दलित क्यों गायब हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी के खिलाफ मुसलमानों को आधार बनाकर तुष्टीकरण वाली राजनीतिक फसल तैयार की जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस पार्टी के नेता, मेहरदीन दंगरे जी एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, आज तो गजब हो गया, और गजब ये हो गया, पी और डी को छोड़ दिया, सिर्फ ए को अपना लिया, यही है सपा का नया नारा। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन की पीड़ा तो लाजमी है, और पर आपकी पीड़ा का कारण मुझे नहीं पता है। जब से पीडीए गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में इतनी खलबली है कि उसमें नई नई चीजें ढूंढ कर ला रहे हैं। अभी आपने अपने रिपोर्ट में जो आरक्षण की बात करी, आरक्षण इस देश का सबसे बड़ा सच है और गरीबी को मुख्य धारा में लाने का, सामाजिक न्याय का, सामाजिक गैर बराबरी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो वो आरक्षण है। जो भी तबका मुख्य धारा में नहीं है उसे लाने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो आरक्षण। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी आरक्षण का नाम आता है, बिल्कुल उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है कि आरक्षण नहीं, पता नहीं अपने घर से कुछ दे रहे हैं। नहीं, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। धनंजय गिरी भी हमारे साथ है, मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। एक तो आपने कहा कि मेरी पीड़ा कोई नहीं। भाई, मेरे सवाल से आपको पीड़ा होती है तो होती रहे, फिर मुझे आपकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। सवाल मेरा बहुत सीधा सा है, आप पीडीए का नारा देते हैं, पीओडी को छोड़ दिया, ए को अपना लिया। आप सिर्फ मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। राकेश जी, इस संविधान में जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण है उसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। नहीं, तो मुस्लिम की कुछ जातियों को शामिल कर लिया। मैं आपको चैलेंज करता हूं धर्मेंद्र यादव, आप प्रोफेसर भी है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे संविधान के अंदर कहीं भी यह व्यवस्था दिखाइए जहां धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। और आप लोग बहुत संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर टहलते हैं, घूमते हैं। घूमिए सर, लेकिन मुझे पहले दिखाइए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी संविधान को ना मानती है ना संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। 400 संविधान को खत्म करने के लिए 400 सीटें इसलिए लाना चाहते थे संविधान को हम बदल दें, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल नहीं पाई। संविधान संगत जो आरक्षण संविधान में दिए हुए हैं उसके बाहर कोई कौन जाएगा मुझे तो संविधान में मुस्लिम आरक्षण है, हाँ या ना? नहीं, आप मुझे या किसी भी धर्म आधारित आरक्षण है?
नहीं, धर्म के आधार पर आरक्षण कहाँ है संविधान में, मुझे बताइए। तो मैं तो कह तो रहा हूं कि नहीं है। फिर तो आपके नेता क्यों मांग रहे हैं धर्म आधारित आरक्षण? मुस्लिम आरक्षण क्यों चाहिए भाई? अरे राकेश जी, मांग करना कोई गलत है क्या? अगर कोई हाँ, क्यों नहीं गलत है? अरे गलत कोई है पिछड़ा तो हुआ ये है। मांग गैर संवैधानिक हो गई, असंवैधानिक मांग हो गई। चाहे किसी भी धर्म के लिए आरक्षण की बात करेंगे, जब संविधान ने धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी है और अगर कोई भी मांग करेगा तो वो मांग असंवैधानिक हो गई। फिर छोड़ दीजिए संविधान बचाओ, संविधान राकेश जी, संरक्षण। बहुत सारे ऐसे नियम हैं हाँ। जो संविधान में आजादी के बाद अमेंड किए गए हैं, अच्छा। नए बनाए गए हैं, अच्छा। उसमें जोड़े गए हैं, 100 से ज्यादा संशोधन किए गए हैं। तो क्या उस समय ये लोग नहीं कह तो देते ठीक कि है, वो अब मैं बात आ गया ना सर, संवैधानिक है? अब ठीक है। आज जो तो बात भाई संवैधानिक धनंजय है, गिरि जी, हो सकता है 10 साल बाद ठीक है, सही हो ठीक है, मुझे जो लाइन चाहिए थी वो आपने दे दी है। अब धनंजय गिरि जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि संविधान संशोधन करिए और उसमें धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था लाइए और उसमें भी मुस्लिम आरक्षण सबसे पहले कीजिए। यह सपा की मांग है, जो धर्मेंद्र यादव की बात मैंने समझी। सबसे जरूरी बात आप समझिए राकेश जी कि ये मुल्क के ऊपर मुसलमान, ये तुष्टीकरण का जो इनका चलन है, ये सपा की पहचान ही यही है। और आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? पीडीए मतलब पिछड़ा कहां इनके पास है? पिछड़ा इनको देख करके उल्टे पांव भाग जाता है। और दलित जो अगर इनको देखता है तो दलित, पहले देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने कोर्ट में FIR कराया था कि सपा के गुंडों ने मेरी अस्मत लूटने की कोशिश की, मेरे पर प्राणघातक हमला किया। उसके बाद दलित रिजर्वेशन को इन लोगों ने पार्लियामेंट में फाड़ा, दलितों को डिमोट किया इनकी सरकार ने, प्रमोट करना छोड़ दीजिए, डिमोट किया। ये मुल्क को कुर्बान कर दे मुसलमान के मोहब्बत में। क्यों? क्योंकि इनको अपने पीडीए का इनका मतलब था परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो यूपी में था, लेकिन वो महाराष्ट्र में हो गया प्रोपेगेंडा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये प्रोपेगेंडा फैला करके मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें मुल्क जाए भाड़ में, हमारी मोहब्बत में मुसलमान सर्वश्रेष्ठ है। और बताइए, जब एक प्रोफेसर को ये नहीं पता है कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस शोषितों को, दलित पिछड़ों को गैर बराबरी दूर करने के लिए, समान के लिए लाया था। अब बताइए, AMU में आरक्षण दलितों का खत्म, कुछ नहीं बोले। जामिया मिलिया में आरक्षण खत्म, कुछ नहीं बोले। 75 साल 70 साल तक जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला, कुछ नहीं बोले। मुसलमान के खिलाफ मुंह खोलने में इनका क्या हो जाता है? मैं वो असंवैधानिक बातें, अनपार्लियामेंट्री बातें बोलना हमारे संस्कार में नहीं है, लेकिन ये मुल्क का कबाड़ा कर दे मुसलमान को ये दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारे लिए तो हम ही जिएंगे मरेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का जितना कबाड़ा कर रखा है, वो तुष्टीकरण में चैंपियनशिप की बारी है कि तुमसे बड़ा चैंपियन मैं। तुमने इतना बड़ा काम किया, मैंने हिंदुओं पर गोली चलवाई, मैंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, तो मैंने राम के उसको अरेस्ट किया, तो मैं तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड लेके आया, तो मैंने 2013 में सीमित पावर दी कि तुम जितना मन करे जमीन रख। ये मुल्क के ऊपर मुसलमान को रखने की मुनाफत और मक्कारी इस मुल्क के आम और जवान और गरीब मुसलमान भी देख रहा है। नहीं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं धनंजय गिरि जी, धर्मेंद्र यादव, आप करिए सर मान, एक लाइन आप करिए मान। तो पहले कहिए कि पहले ये खुलकर फिर आ जाना चाहिए था फ्रंट पर कि भैया संविधान संशोधन करो, धर्म आधारित आरक्षण और उसमें मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण लाओ। लेकिन सर आप संविधान की किताब लेकर चलेंगे, संविधान की प्रति लेकर चलेंगे, संविधान बचाओ आंदोलन करेंगे, संविधान बचाओ रैलियां करेंगे और गैर संवैधानिक मांग करेंगे, तो ये डबल स्टैंडर्ड है धर्मेंद्र यादव। और आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, अगर मेरी जानकारी ठीक है तो इतनी आपको भी समझ होगी। राकेश जी, मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं, पहली बात। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और मेरे पास अधिकृत डिग्री है, ये भी मैं बता दूं आपको। हाँ। अगर गिरी साहब देखना तो मैंने थोड़े नहीं कहा कि आप फर्जी डिग्री वाले प्रोफेसर गिरी साहब के लिए सवाल पर आइए। गिरी साहब के लिए बोल रहा हूँ। अब गिरी साहब मेरे बयान को जब सुन नहीं पाते हैं तो इनके कान की प्रॉब्लम है। मैंने कहा सामाजिक, मैंने तो नहीं कहा कि आप फर्जी हैं। आपको अगर मन में कोई शंका है, अगर आपको मन में कोई शंका है तो आप समझिए, मैंने आपको फर्जी नहीं कहा। आपके बीच में मैंने बोला नहीं, यही संस्कार आपके हैं, अभी बता रहे संस्कारी हैं आप। भाई साहब, आपने मेरा नाम लेकर कोट किया, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने कभी आपकी डिग्री पर सवाल नहीं किया है। नहीं, मैंने आपसे, मैं अपने वक्तव्य में कहा था कि गैर बराबरी को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार आरक्षण है और उसको लाना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी उसकी विरोधी है, ये भी मैंने कहा था। अगर आरक्षण विरोधी नहीं होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आज पिछड़ों का धर्मेंद्र यादव सुनिए ना सर सुनिए ना, एक मिनट धर्मेंद्र यादव, आरक्षण पर डिबेट नहीं हो रही है। पहली चीज, यहां पर डिबेट इस बात पर हो रही है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग, धर्म आधारित आरक्षण की मांग क्या ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं ना,
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने मांग की है। जब कोई प्रत्याशी अपने एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है तो कहिए, विधानसभा के लोगों की अरे तो कहिए कि ये मांग गलत है, तो आदमी रखेगा। तो आप कहिए कि ये मांग गलत है। कौन सा गलत है? आप कहिए ना कि सपा इस मांग से अपने आप को अलग करती है। आप बोलिए ये मांग गलत है, ये मांग गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत है ये मांग। सुनिए तो पहले, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, वो तो उन्होंने मांग किया है। तो आप बोलिए ना। ओहो, क्या बोले बताइए? आप बोलिए कि ये मांग गलत है, गैर संवैधानिक है, सपा अपने आप को इससे अलग करती है। मुझे बताइए, आप बोलिए। आरक्षण की मांग गलत कैसे हो गया? आरक्षण है कि नहीं? अरे धर्म आधारित आरक्षण की मांग गलत है कि नहीं है? आरक्षण आप जलेबी बनाएंगे और आप समझेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, मतलब और देश के लोग इतने मासूम है, हमारा व्यूअर इतना मासूम है कि समझ नहीं पा रहा है वो। आप सुनिए, अब आप भारतीय जनता पार्टी टाइम वेस्ट करेंगे बनेगी ना। मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी, इन्होंने बहन जी की बात की। 2019 में बहन जी ने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो दलितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, अल्पसंख्यक की लड़ाई, आधी आबादी की लड़ाई, अगड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी बाखूबी लड़ रही है। अब ये बात इनको समझ में नहीं आएगी कि उत्तर प्रदेश। चलिए, अब बात नहीं समझ में आ रही, आपका नेटवर्क ही चला गया। जरा फिर से लाइए। धनंजय गिरी एक रिप्लाई कर दिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में सेकुलरिज्म का चैंपियन बनने की और मुसलमानों को तुष्टीकरण करने की, एक धर्म विशेष को सहलाने की एक परिपाटी बन गई है। और ये जो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है कि मुल्क को लगातार इस तरह से ये किए जा रहा है। और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का जितना नुकसान किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर समझते तो धर्म के आधार पर आरक्षण उस समय किया गया होता। लेकिन अब अंबेडकर एंड इस्लाम को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, उसमें कहीं कोई इसकी व्यवस्था नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप कहेंगे संविधान को इनसे बचाने की जरूरत है। जो बाबा साहब ने संविधान में जो चीजें नहीं डाली, वो तमाम चीजों को लेकर के घूम रहे हैं, संविधान का मुख दिखा रहे हैं और इनका मुखौटा बना के रखा है। और इनके पीछे की जो नीयत है, जो बदनीयत है, इस मुल्क का कबाड़ा करने की जो इनकी नीयत है, वो देश देख रही है। और जिनके लिए काम कर रहे हैं वो तो सरिया के लिए बैठे हुए हैं। उन लोगों को नमक का सरियत दे, भले दे ना दे, लेकिन सरिया से देश चले, ये उसके ताक में बैठे हुए हैं। वो तो भाई उनके अपना एजेंडा है, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं कि अपने एजेंडा में क्लियर है। लेकिन जो राजनीतिक दल मुनाफिक और मक्कार कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ऐसे क्षुद्र राजनीतिक दल कांग्रेस और इस तरह के दल नहीं होते तो आज मुल्क का ये इस मकाम पे आकर नहीं खड़ा होता कि आज 10 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने झंडे नहीं गाड़े होते। ठीक है। अब अवधेश जी, ये संविधान आरक्षण की, संविधान बचाने की बात हो रही है, कई सारी रैलियां हो रही हैं, कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर। संविधान बचाने के नाम पर चुनाव भी लड़ गए। तो ऐसे बचता है क्या संविधान कि जहां पर व्यवस्था ही नहीं है धर्म आधारित आरक्षण की, और कहेंगे कि मुस्लिम आरक्षण दे दीजिए? नहीं, तो वो इनका भी तो एक संविधान है। वो आपने कल जमीयत के सम्मेलन में देखा होगा कि क्या क्या मांग हुई है। वहां सब संविधान की बात तो अरशद मदनी साहब भी कर रहे थे कि देश में संविधान और कानून से चलेगा, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग से ये होना चाहिए, सब लोग उठ के खड़े हो। तो ये तो इस समय देखिए, इसको पूरे मतलब समाजवादी पार्टी हो या INDIA का समूह हो, अभी वहां जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शरद पवार जी के सामने महाराष्ट्र के ऐसे 25 सीटों का जो है का रखा है कि बाकी तो आप लड़िए, इस 25 सीट पर आप केवल मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए, यहां हम जिताने की गारंटी लेते हैं। इसमें मुसलमान बहुमत में है। उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी कहा कि आप इन्हीं में से चुन के अपने मुसलमान कैंडिडेट खड़े करिए। समाजवादी पार्टी ने आप देख ही रहे एक जगह वहां खड़ा किया है, जबकि उनको सीटें उतनी मिली नहीं है। उसी प्रकार से एक मांग हुई है कि भाई कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम बनाया जाए। उस माइनॉरिटी प्रोग्राम में आरक्षण की मांग है। 10,000 करोड़ का फंड दिया जाए। और चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने वहां एक लव जिहाद पर कमेटी बनाई हुई है, जिसने माना है कि करीब करीब 1 लाख के आसपास लव जिहाद के मामले हुए हैं जो पकड़ में आ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की आगे बात हो रही है। तो कमेटी को ही खत्म कर दो, मांग हो रही है। तो ये सब संविधान है उनका। मुसलमान आरक्षण की बात जब होती है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान सभा के भाषण में खारिज किया था और बताया था कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान इस देश में प्रिविलेज्ड क्लास हैं, दलितों और वंचित जो है वो समाज से वंचित रहे हैं। मुसलमान इस देश में शासन किया है और वो तो उन्होंने तो उनके पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने देश का बंटवारा किया है।
इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से मुसलमानों के हक में कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। बाकी सबके जो कानून और संविधान की समानता की जहां तक बात है, सबको आगे बढ़ने का हक हो, उसमें से जो हो सकता है संभव किया जाए। लेकिन क्योंकि आरक्षण सोशल जस्टिस का पार्ट है, सोशल जस्टिस में मुसलमान नहीं आते हैं, ये राज करने वाले प्रिविलेज क्लास कहा है उनको। आज यही पार्टियां जो अंबेडकर साहब का नाम लेती है, मैं तो पूछ रहा हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि मुझे एक भाषण लोहिया जी का बता दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि नहीं मुसलमानों को सबके लिए अलग से आरक्षण दिया जाए। ठीक, वो मंडल कमीशन नाम दे दिया है। तो इस देश में इस समय जो अंतिम लाइन मैं कह रहा हूं, मुस्लिम एपीजमेंट नहीं चल रही है। जो आजादी के पहले मुस्लिम लीग को मनाने के लिए जिस ढंग से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, अंग्रेजों ने उनका महिमा मंडन किया और कट्टर पंथ को पोषित और समर्थन दिया, भारत में ठीक वही स्थिति मुस्लिम कट्टर विरोध के समानांतर उसको पोषित करने। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। चूंकि आपने सपा का नाम लिया, धर्मेंद्र यादव एक रिप्लाई करिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाता हूं। राकेश जी, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबा साहब ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये भी नहीं कहा था कि इनकम के आधार पर आरक्षण मिलेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इनकम के आधार पर मिला, आर्थिक के आधार पर मिला। क्यों मिला? अगर हम इसको गैर संवैधानिक कहें, क्या अवधेश जी से सहमत होंगे? जब संविधान में संशोधन करके हो गया, समय की मांग के हिसाब से बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अवधेश जी ऐसे सारी बातें, मतलब एक नैरेटिव कैसे लेकर आते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है। लगता है अरे तो खुलकर बोलिए ना फिर। अरे धर्मेंद्र यादव खुलकर बोलिए कि नहीं सुनिए आप, नहीं मैं आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं। मैं बस एक सवाल ऐड कर रहा हूं, तो खुलकर बोलिए ना। जब आप समय की मांग कर रहे हैं तो खुलकर बोलिए कि समय की मांग है कि मुस्लिम आरक्षण लागू हो संविधान संशोधन करके। फिर आप कह रहे हैं कि वो उनकी मांग है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, ये भी आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी नहीं चलता। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे लगता है कि अवधेश जी जो बातें रखते हैं टेलीविजन पे आके, जैसे लग रहा है महाराष्ट्र में महायुति का गठबंधन और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन, जितनी मीटिंग होती है इनको बुलाया जाता है उसमें, और इनको बताया जाता है कि इन्होंने इतनी सीट मांगी, हमने इनको कहा कि इतना आरक्षण दे दो, हम इनकी इतनी सीटें उतार देंगे, इतने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दो, इतने हिंदू कैंडिडेट उतार दो। ये पता नहीं कहां से जानकारी लेके आते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि देश के साथ धोखा करने का ठेका लेके बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो सिर्फ नष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण के साथ साथ। अगर ऐसा नहीं करता तो देश को और प्रदेश को आग में झोंकने काम नहीं करता, देश को आगे बढ़ाने की बात करता। पिछड़ों का आरक्षण नहीं, मतलब मुस्लिम आरक्षण आप मांगे, आरक्षण कौन खा रहा है? मुस्लिम आरक्षण आप मांगे, धर्म के आधार पर फंड आप मांगे और तुष्टीकरण की राजनीति वो करें। नहीं राकेश एक स्पष्टीकरण दे दूं। सुनिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरे सुनिए, धर्म के आधार, अरे भाई जरा सुन लीजिए, आपने अरे हो तो गया भाई। अब आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने सार्वजनिक बयान दिया कि हमने 25 सीटों की सूची शरद पवार को सौंपी है और हमने कहा है कि इस पर आप मुसलमान कैंडिडेट खड़ी करिए, और हमने और भी लोगों को कहा है कि INDIA की मदद करो। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि एक माइनॉरिटी एजेंडा लेके मुसलमानों के नेता अलग अलग संगठन पार्टियों के पास जा रहे हैं। उस एजेंडे में उन्होंने आपके विधायक ने जो मांग की है उस एजेंडे का भाग है। कायदे से जिस प्रकार की यह विभाजनकारी बात आपके कैंडिडेट कर रहे हैं कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रोग्राम हो, ये नहीं है कि भाई ऐसी व्यवस्था करिए कि जरा एक कमिटी बना दीजिए कि आम हिंदुओं के अनुरूप मुसलमानों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रोग्राम बनेगा, पत्रकार हैं, नहीं देश में देश में अलग से दिया जाएगा, माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? मुसलमान आते हैं क्या? अब आ गए माइनॉरिटी की परिभाषा बता दीजिए। नहीं तो अरे भैया माइनॉरिटी की परिभाषा बता दीजिए। अब आपके दिमाग में अगर कोई एक चीज बैठ गई है उसको निकालने के लिए तो इलाज करना पड़ेगा। सबको मालूम है, सुनिए, सबको मालूम है कि आप कैसे मालूम है कि नहीं बताइए? महाराष्ट्र में कौन माइनॉरिटी की परिभाषा बताइए पहले, उसके बाद आगे बढ़िए। माइनॉरिटी का मतलब क्या है सबको बताइए। जानता है माइनॉरिटी की परिभाषा, आप इसको खींच रहे हैं कि हम बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सिखों के लिए मांग रहे हैं। महाराष्ट्र में कौन मांगने गया? किस सिख ने कहा है कि हम? नहीं, एक मिनट रुक जाइए। किस बौद्ध ने कहा है? माइनॉरिटी की परिभाषा में जब सिख, अब सुनिए धर्मेंद्र यादव, एक मिनट मैं आगे बढ़ता। धर्मेंद्र यादव रुक जाइए, अवधेश जी रुक जाइए। आप जो माइनॉरिटी की परिभाषा मांग रहे हैं तो जाकर पहले रईस शेख से पूछिए
जो ऑल इंडिया माइनॉरिटी प्रोग्राम में कह रहे हैं मुसलमानों के लिए आरक्षण, बाकी माइनॉरिटीज के लिए आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। 10,000 करोड़ दे दो सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी माइनॉरिटीज के लिए नहीं मांग कर रहे हैं। तो सर ये मांग पहले जाकर आप पहले ये क्लैरिफिकेशन आप रईस शेख से लीजिए। और पता नहीं दो या 3 दिन पहले धर्मेंद्र यादव आप थे या आपकी पार्टी के कोई और प्रवक्ता थे, मुझे याद नहीं है सर, आपकी पार्टी ने खुद डिफाइन किया हुआ है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम। और मैं इसका सबूत लेकर हाथ पर बैठा हुआ हूं। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जो आपके हिसाब से अखिलेश यादव को रोका गया था, जो अखिलेश यादव ने कहा कि हमको नहीं माल्यार्पण करने दिया गया, और जिस लाल रंग के रथ पर पहुंचे हुए थे मूर्ति लेकर और वहां पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया था, आप ये देखिए, ये कार के गेट का दरवाजा है और इस पर पीडीए को परिभाषित किया हुआ है। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और अल्पसंख्यक, ए फॉर अल्पसंख्यक, और उसके आगे हाइफन देकर लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम गिनेंगे। तो सर यह परिभाषित आप लोगों ने किया हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं, उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं आप थे या सपा के कोई और प्रवक्ता थे मेरे सामने। तो सर यह परिभाषित आप लोगों ने करके रखा हुआ है, मैंने या किसी और ने परिभाषित नहीं किया हुआ है। राकेश जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कई मौकों पर आप लोगों को बताया है। अरे तो ये किसने रथ जारी किया? संख्यक आदिवासी, ये किसका रथ है जिस पर चढ़कर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया? अब किसका रथ है? रथ तो किसी ना किसी का होगा ही, किसी का। ऐसे ही अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव किसी मंच पर पहुंच जाएंगे और नारा बिना उनकी सहमति के लग गया होगा, बिना उनकी सहमति के ये परिभाषा हो गई होगी। सपा के किसी आदमी ने, किसी जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं देखा होगा कि ये पीडीए को परिभाषित किया जा रहा है, ये पार्टी की लाइन है कि किसी की व्यक्तिगत लाइन है, ये देखा ही नहीं गया होगा। अरे भाई, जो उन्होंने कह दी बात, उन्होंने आपके सामने 10 बार कह तो दी। ये धर्मेंद्र यादव किसने कही? मैं कह तो रहा हूं भाई, ये किसने कही? ये परिभाषा किसकी है? उसी परिभाषा में जो है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा। नहीं भाई, अब आप बहुत देर से जलेबी बना रहे हैं, आप बहुत देर से जलेबी बना रहे हैं। उसमें ए मतलब अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम की बात है। अगर आप नहीं समझ पा रहे सर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। चलिए अब वरुण पुरोहित जी रुक जाइए सर, हो गया बहुत समय, 2 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। धनंजय जी जल्दी बोलिए, बहुत 2 लोग इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी कहते हैं ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन सपा का पूरा चरित्र जो है वो शर्मसार करने वाला है। मुसलमान के लिए मुल्क को शर्मसार कर रहे हैं। और आने वाली, कहते हैं ना कि आग का क्या है, पल 2 पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो आज अवधेश जी भाई साहब ठीक कर रहे थे, जो आगे आज लगा रहे हैं मुल्क को, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? आने वाली पीढ़ियां इसके लिए माफ नहीं करेंगी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आने वाली पीढ़ियां इसके लिए माफ। ठीक है, मैं यहीं से शुरू करूंगा धनंजय जी, आपसे यहीं से शुरू करूंगा। वरुण पुरोहित जी, क्या कांग्रेस पार्टी अपने एक साथी दल की इस मांग से सहमत है कि संविधान संशोधन करके धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था हो जाए और उसमें मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण दिया जाए? राकेश जी, मुझे आपने बहुत कम समय लास्ट में बुलाया, तो मैं नहीं बहुत समय है, चिंता मत करिए, बहुत समय। अनइंटरप्टेड बोलने दिया जाए। एक तो जिनको मुल्क की चिंता हो रही है, उनका कोई रोल नहीं है मुल्क को बनाने में, सबसे पहली बात। दूसरी, जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, इनके जो अनुवांशिक संगठन है, प्रोपोगंडा के नैरेटिव क्रिएट करने में मास्टर है, उसमें उलझना नहीं चाहिए। क्या मुसलमान लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? क्या वोटर नहीं है? आपके मुसलमान के वोट क्यों मांग रहे हैं? मुसलमान के मतलब भारतीय जनता पार्टी जो प्रोग्राम चलाए वोट मांगने के, उस हिसाब से दूसरी पार्टियां वोट मांगे। ये जो सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर में, उनकी मानसिकता को, उनकी राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक सोच को ओवरलैप करने की बात कर रहे हैं। भाई ठीक है, आप भी तो इधर उधर जा रहे हो। कोई जाट आरक्षण की बात नहीं होती, ब्राह्मण आरक्षण की बात नहीं होती, जाति से बात नहीं करते क्या लोग? आप टिकट नहीं देते क्या उस हिसाब से? पार्टियां अपने हिसाब से कर रही हैं। अगर उनको मुसलमान वोट चाहिए तो अपने कर रहे होंगे उनसे वादा। तो मतलब कांग्रेस सहमत है? नहीं, सहमत है, सहमति की बात नहीं है, नहीं बात ही उसी की है। अरे भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वोट। अरे तो सर बोलिए ना कि कांग्रेस चाहती है कि धर्म आधारित आरक्षण हो। आप बोलिए कि कांग्रेस चाहती है धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था हो। आप बोलिए कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था हो। आप लोग तो चाहते भी हैं, स्टेट में आप लोग अप्लाई भी कर देते हैं। अब मुझे बोलने तो आपने प्रूव कर दिया जो मैं बात कह रहा था। आप कह रहे हो ऐसे बोलो वैसे बोलो, ये मतलब आप चाहो जैसे कांग्रेस। अरे सर, अरे नहीं, मैं नहीं चाह रहा हूं। एक सवाल देश के सामने आएगा, एक सवाल देश के सामने आएगा तो आप पॉलिटिकल पार्टी, आपको जवाब देना होगा कि इस मुद्दे पर आपकी पार्टी की राय क्या है। आप मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आरक्षण तो निजीकरण और पूंजीवाद के दौर में समाप्ति के कगार पे, मैंने तो कई बार बात उठाई। अरे नहीं वरुण जी प्लीज सर, अब मैं आपको भरपूर, आप जितना समय मांगिए मैं समय दूंगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप धर्मेंद्र यादव की तरह जलेबी बनाइए।
अरे जलेबी नहीं बना रहा, सुन तो ला पूरी मेरी बात को। इनको बोलिए। सबको समय दिया आपने। नहीं आपको भी समय दे रहा हूं। पूंजीवाद और निजीकरण में आरक्षण की तो व्यवस्था ही कमजोर होती चली जा रही है। मैंने कई बार इस बात को उठाया, तो मेरे अलायंस की पार्टियों ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई कि साहब ये आरक्षण विरोधी है, जबकि निजीकरण और पूंजीवाद के दौर में आरक्षण को पुनर्समीक्षा होनी चाहिए, निजी कंपनियों में आरक्षण होना चाहिए। उसकी बात विपक्ष, मैंने कहा ना, विपक्ष उलझता जा रहा है बीजेपी के सारे मोह पाश के जाल में। जब आप निजीकरण कर दोगे, पूंजीवाद कर दोगे, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, तो आरक्षण किसको मिलेगा? वरुण जी, सर आप इतने, सुनिए ना सर, आप बड़े सीनियर आदमी हैं जी, लेकिन आप ऐसा तो नहीं कि सवाल को आप समझ नहीं रहे हैं। प्राइवेट नौकरियों में निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, डिबेट का विषय नहीं है सर। डिबेट का विषय यह है कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी की राय क्या है? इस क्रॉस सेक्शन में पिछड़ापन है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? मुस्लिम नाम से कैसे आरक्षण दोगे आप? तो बोलिए कि मांग गलत है, फिर बोलिए कि धर्म आधारित आरक्षण की मांग गलत है। सपा की इस राय से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी मांग रखने का अरे फिर वही बात है। अरे भाई, हमको समाजवादी पार्टी की मांग पक्ष में है कि नहीं, ये बोलने की क्या आवश्यकता है? क्यों नहीं है? आप सरकार की राय पर मोदी की यह बात सही है कि नहीं सही आप बोलेंगे, बीजेपी की यह बात सही है कि नहीं सही आप राय देंगे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, होनी भी चाहिए। तो सर सपा की यह बात ठीक है कि नहीं ठीक है बताने में क्या दिक्कत है? देखिए, सपा का अपना सोच है, अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। ये क्या बात है? सपा बहुत सही गठबंधन धर्म निभा रहे हैं आप, बहुत सही गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कहने से कोई बयान नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना फॉर्मेट है, कांग्रेस का अपना फॉर्मेट है। सर वोटर के पास जाएंगे, सर वोटर्स के पास जाएंगे तो वो पूछेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग पूछेंगे कि बताइए हमको आरक्षण दोगे कि नहीं दोगे? सपा कह रही है कि दोगे, तो क्या उनको जवाब देंगे? हिंदू वोटर के पास जाएंगे तो देखिए, ये दिखा भी दिया धर्मेंद्र यादव, खोल कर बड़ी जरा इस तस्वीर को आज थ्रू आउट द डिबेट रखिए, ताकि धर्मेंद्र यादव बार बार देखें कि ये पीडीए को परिभाषित किसने किया है। ये देखिए, ये आपकी पार्टी का ये रथ है जिस पर चढ़कर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया था। उसके ड्राइवर साइड के गेट पर क्या लिखा हुआ है, ये बार बार मैं आपको दिखाऊंगा धर्मेंद्र यादव, और देश भी देखे बार बार। चलिए मैं आ रहा हूं वरुण पुरोहित जी। मुझे पता है कि शायद अभी आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है, एक मेहरदीन से भी मैं राय ले लूं, उसके बाद मैं फिर से नए सिरे से डिबेट को शुरू करूंगा। मेहरदीन, आप लोग तो बड़े खुश होंगे इस राय से कि हाँ भाई मुस्लिम आरक्षण तो कर ही दो। बिल्कुल राकेश भाई, जिस तरीके से मुसलमान आज पिछड़ा है और इसकी जो सबूत जो है वो सच्चर कमेटी के द्वारा जो है जो बताया भी गया। अगर कोई सरकार इस तरीके का कोई स्टैंड अगर ले रही है और लगातार, ये तो यूपी जो सरकार नहीं ले रही है, मांग उठ रही है एक दल के द्वारा 4% मुस्लिमों को जो है, अरे सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर हो रहा है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब सबको आरक्षण मिल सकता है? और अगर पिछड़े की बुनियाद पे अगर किसी मुसलमानों को भी आरक्षण मिल जाए तो इसमें बीजेपी के बहुत पेट में दर्द हो रहा है, आरएसएस के बहुत पेट में दर्द हो रहा है। और जिस तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, अगर ये बात हो रही है तो उसमें तो किसी को भी कोई नहीं होना चाहिए किसी। तो फिर कहां तब 80-20 की बात होती है तो आपको दिक्कत होने लगता है? तब कोई आकर मेहरदीन 80-20 की बात कर दे तो आपको दिक्कत होने लगेगा, बिल्कुल 80% हिंदू है उधर कर दो। नहीं तो सर, अच्छा और दूसरी बात है, मेहरदीन आप ही के पास हूं, पूरा सवाल सुन लीजिए। दो बातें सुनिए, हाँ मैं आप ही के पास हूं, मेहरदीन आप ही के पास हूं। किसकी सरकार है जहां 4% आरक्षण मिल रहा है? मेहरदीन आप ही के पास हूं, मेहरदीन आप ही के पास हूं। 4% बिहार में मिल रहा है, किसकी सरकार है वहां पर? बताइए तो भाई, हाँ ठीक बताइए। यस, फिर आपने जो तो सुनिए ना, अरे सुनिए मेहरदीन, मेहरदीन सुनिए, उनकी तनख्वाह मुसलमानों की कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में अरे सुनिए भाई, सुनिए ना, आपकी पार्टी इतने वकीलों से भरी हुई है तो आप कम से कम उस लाइन पर बातचीत करिए। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा खुद इतने बड़े बैरिस्टर हैं, तो सर कम से कम कानूनी समझ वाली कुछ तो बात क्या करिए। मुसलमानों की कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया, ये व्यवस्था हो सकती है आरक्षण की, लेकिन यह व्यवस्था नहीं हो सकती है कि धर्म आधारित, चूंकि मुस्लिम है तो इसलिए आरक्षण दे दो। यह नहीं हो सकता है। ये इस धर्म का है, हिंदू है इसलिए आरक्षण दे दो। हिंदू की ये जातियां पिछड़ी हैं, उनको आरक्षण दे दिया, ठीक है, लेकिन चूंकि हिंदू है इसलिए आरक्षण दे दो। अरे मैं कह रहा हूं मुसलमानों में कई सारी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, अगर उनको आरक्षण मिलता है तो मेरा कहना यह है कि तो सरकार के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? जिस तरीके से ये सरकारें, जहां भाजपा की सरकार है
मैं बता रहा हूँ 3 मैंने स्टेट के नाम बताए आपको, आप उस पर बात नहीं तो पूछना भाई चाहते। धर्म आधारित मुझे नहीं क्यों यस मिल रहा है वहाँ पर मेहरदीन आरक्षण? मैं तो इस अरे तरीके भाई का अगर मेरे माहौल वहां बन रहा है, मुस्लिम जातियों और को लोग पिछड़ी इस जातियों में इस शामिल बात किया को गया, मांग कर रहे ये हैं, बात आप तो नहीं उसमें समझ किसी पा को रहे भी हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी मेहरदीन, एक बात और है, सब बताइए। लोग बढ़े, मेहरदीन बढ़ेगा। मेहरदीन एक बात और बताइए कि आप कह रहे हैं ठीक है अच्छी मांग है, तो भाई वो तो मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सारे मुस्लिम के वोट उधर चले जाएंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? अरे सर, अच्छा सुनिए, अरे सर मेरी बात सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना व्यू है, हमारी पार्टी का अपना व्यू है। हम तो चाहते हैं पूरे देश में मोदी जी इस बात की शुरुआत करें। मोदी जी पूरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं कि सपा ले गई सारे मुस्लिमों के वोट, एमआईएम क्या करेगी? जो धर्म, जो जातियां हैं, जो पिछड़ी हैं, उन पर क्या दिक्कत है भाई? अरे एमआईएम क्या करेगी? मुसलमानों को जब आप मुसलमान कहेंगे कि हमारा काम तो सपा कर रही है, एक जो वहां पे हिंदू प्रत्याशी एमआईएम क्या करेगी? बन के वहां पे वोट मांग रहा है, उस पर तो आपको जो है कुछ नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसे होगा? कि सबको बढ़ाना पड़ेगा तभी तो होगा, या एक जाति को अलग कर दिया जाएगा, एक धर्म को अलग कर दिया जाएगा, उनको मूल धारा से हटा दिया जाएगा? राकेश भाई, अगर हम कह रहे हैं मेहरदीन कहां किस धर्म को, हमारे बैरिस्टर साहब नहीं किस धर्म को मूलधारा से हटा दिया? किस धर्म को मूलधारा से हटा दिया? किसको हटा दिया मूलधारा से? कुछ भी बोलेंगे आके टीवी पर। बताइए आज अरे मुसलमान आज जो है राजनीति में हाशिए पे पड़ा है। आप बताइए कौन सी पॉलिटिक्स? तो सर राजनीति में हाशिए पर पड़ा है, हिस्सेदारी देने से जो है जो दे नहीं रही है सर। तो इस पर अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या हमारे बैरिस्टर साहब है या और कोई अगर इस तरीके की पहल करता है कि आप जहां हमारी संख्या है वहां पर हमें वोट, हमें जो है टिकट दीजिए, हम वहां पर जाके चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो इससे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी पार्टी मेहरदीन, अभी मैं आपको अवधेश जी से सुनवाऊंगा, सुनिए अभी आपको अवधेश जी से सुनवाऊंगा कि आपकी पार्टी ने कितने जगहों पर खड़ा किया और कितने वोट आपको मिल गए। तो सर पहले जाकर लोगों को समझा दीजिए कि हम ही एक तुम्हारे कर्ता धर्ता है, हम ही को वोट दो। सपा उधर आरक्षण की। सर अवधेश जी क्या है? अरे तो आप क्या है फिर? सर अवधेश जी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो तो एक पत्रकार थे, अब बीच में आके बीजेपी की पिच पे खेलने लगे। वो तो बीजेपी के एजेंट है, उनकी क्या है क्रिएटिविटी? इसके अलावा वो पत्रकार है। चलिए अवधेश जी, ये पर्सनल हो गया, एक रिप्लाई करिए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। लगातार इनकी पार्टी ने कहां यूपी में, महाराष्ट्र में कितने लोगों की जमानत जब्त हो गई? हर स्टेट में एक सीट बड़ी मुश्किल से क्या चलिए अच्छे से बची, उसके बाद ये इस तरीके का ज्ञान। अवधेश जी, पहले तो यह है कि कई बार प्रवक्ता हो जाने पर आदमी अपनी सीमाओं को भूलता है। मेहरुद्दीन जो ये बैठ के अंत संत बक रहा है कि हम लोग किसी पार्टी के एजेंट हो गए हैं, ये तो पहले मुस्लिम विद्वान बन के बैठता था और एक पार्टी के प्रवक्ता बना बैठा है। मैं तो 40 साल से जहां था वहीं हूं, मेरी हैसियत इतनी तो है ही है कि यार किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकता। अरे सर आपके तो जग जाहिर बात है अवधेश जी। अरे सुनो तरीके से मुसलमानों के इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, अरे भाई मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं आप। पहले क्या लालच है, आपको क्या दे दिया बीजेपी ने? सुनो बीच में मैं मैं डिबेट नहीं करता हूँ। देश को तोड़ते रहेंगे, देश की जो है एकता को खंडित करते रहेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपके नंबर बन रहे हैं? आपके पार्टी जो है सुनना बंद कर देंगे सर, आपको देखना बंद कर दिया लोगों ने। आप ऐसे लोगों को लोगों के सामने मेहरदीन आपने पर्सनल होकर बोला था, अब उसका रिप्लाई लीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा प्लीज। मेहरदीन मुझे ये ना कहना पड़े कि सिर्फ अवधेश जी की आवाज होने और जाएगी, प्लीज समझा करिए। देखिए हमारा डिबेट जो है अब ये तो कह रहा है कि हमको भाई आप मेरी बात पूरी नहीं होने, पूरी बात आपकी हो गई थी, उसके बाद मैं अवधेश जी पर गया था। नहीं तुम्हारी प्लीज समय कैसे किसको देना है कोई मुझे ना सिखाए। नहीं वैसे भी हमारा अवधेश कुमार मेहरुद्दीन का डिबेट नहीं है, इसको समझना चाहिए। इसको जितना बोलना था इसने बोल दिया। मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी देश में भले ये मुसलमानों को खड़ा करके आग लगवाना करे, लेकिन उसमें विरोध नहीं किया जाता है। कट्टरपंथ मुस्लिम का विरोध करना, ओवैसी की पार्टी का विरोध करना, मुसलमानों का विरोध करना नहीं होता है। जमियते उलमाए हिंद की गलत नीतियों का विरोध करना देश के मुसलमानों का विरोध नहीं, मुसलमानों के समर्थन में है। आरएसएस का विरोध करेंगे, बजरंग दल का करेंगे, जो पूरे देश में नफरत का कारोबार कर रही है। मुझे एक बात, हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान को हिंदू से लड़ा रही है। अरे कौन है वो लोग? अरे आप ही लोग हैं जो लोगों को उकसाते और भटकाते हैं। आप युवाओं का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, आप युवाओं को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, आप मुसलमानों से नफरत करनी सिखाते हैं, आप लगातार इस काम को करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मेहरदीन आपने बोल दिया, आप जवाब सुन लीजिए। अभी सिर्फ अवधेश जी की आवाज अगले 1 मिनट के लिए ऑन एयर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
रुक जाइए, 24 घंटे पुलिस को हवाले कर दीजिए, ये भड़काना नहीं होता है। हमको कर दीजिए, हम निपट लेंगे। किसी को ये कहना कि इतने देवी देवता कहां से आ गए रे, मंच पर खड़े होकर दूसरे इनकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि ये कहां से आ गए रे और मजाक उड़ाते हैं, ये भड़काना लोगों को नहीं होता है। मुझे ये बताओ, अगर आरएसएस के किसी राष्ट्रीय पदाधिकारी ने पिछले 10 वर्ष में मुसलमानों के विरुद्ध कोई एक बयान दिया हो, निश्चित विरोध करूंगा। हमारे देश की एकता हिंदू और मुसलमानों पर टिकी हुई है, लेकिन इस देश के जो बुद्धिजीवी कट्टरपंथी मुसलमान है, जो इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, आरक्षण के नाम पर भड़काना चाहते हैं, लव जिहाद को सही ठहराते हैं, जो अपने वक्फ बनाकर वक्फ के नाम पर अरबों की प्रॉपर्टी हड़पे हुए हैं, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पे हुए हैं और कहते हैं कि वक्फ रहने दो। ठीक है अवधेश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब धर्मेंद्र यादव में बोलना होता है। ठीक है मेहरदीन हो गया भाई, हो गया। रुक जाइए कूल डाउन, आपका चेहरा पानी पीजिए। राकेश जी, आप पहले हाजी मेहरुद्दीन का पीरियड डाउन करिए। रुकिए, अलाउ मी टू स्पीक। चलिए धर्मेंद्र गिरी आप बोल लीजिए, आप बहुत देर से इशारा कर रहे थे, फिर धर्मेंद्र यादव आ रहा हूं, बोलिए। सबसे बड़ी बात है राकेश जी कि हाजी मेहरुद्दीन हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जिसकी पार्टी का नाम ही है ऑल इंडिया इत्तेहादे मुसलमिन, जिसमें हिंदू के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। और इनकी मक्कारी से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इनका वो मानसिकता है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। तो इनके एजेंडा में चंगेजों और तैमूरों ने अब तलवार रख दिया है, क्योंकि हाजी मेहरुद्दीन को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कुछ थोड़ा बहुत किया, सपा जैसे राजनीतिक दल उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अरे तैमूरों की तलवार के वार से को हिंदू धर्म को खत्म, इंडिया अलायंस पूरा सनातन धर्म को खत्म करना चाह रहा है। ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं। ये सब इस देश में जायज है, जितना नाजायज करो। और इनके भाईचारा का मतलब ये है कि हम इनको समझे भाई और ये हमको समझे चारा। और ये जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, वो तो इनके सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। उस सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत ये बजाते हैं, जो मंदिर मकतबों मस्जिद मकतबों का ये जाल बिछाते जा रहे हैं, जो जाली टोपी का जंजाल इस देश में बुनते जा रहे हैं, बदलती हुई डेमोग्राफी को डेमोक्रेसी के लिए ऐसे हाजी लोगों ने हाजी और गाजी लोगों के मुसलमान आज खड़ा है। इनकी मक्कारी को मैं सलाम करता हूँ कि इनकी मक्कारी भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूरे मक्कार है ये पूरे मक्कार है, इसलिए इनकी मक्कारी को सलाम है। लेकिन जो लोग कैमरे पर मुंह छुपाए बैठे हैं और पीछे में हाथ मिलाए बैठे हैं, आपकी मक्कारी से पूरे देश परेशान है, पूरा देश बेहाल है। पूरे आज युवा बेरोजगार, महंगाई से हर एक घर परिवार के लोग बच्चे इंडिया रोजगार से महंगाई से और कहते हैं हिंदुओं में भाईचारा रखेंगे। पूरा देश में आग लगी हुई है। जो न पूरे मकान हो पा रहे हैं न पूरे मुल्क के हो पा रहे हैं। ठीक है, जो चेहरे पर जो कैमरे पर चेहरा छुपाए हुए हैं और पीछे में हाथ मिलाए हुए हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है धनंजय जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। रुक जाइए मेहरदीन, रुक जाइए। अब धर्मेंद्र यादव, एक बार ये तस्वीर सर मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, इसलिए कि ये पीडीए की परिभाषा आपकी है। इस रथ पर अखिलेश यादव खड़े थे, इस रथ पर खड़े होकर उन्होंने माल्यार्पण भी किया था, और इसी रथ पर एक आप मतलब क्या है वो बहुत क्लियर कट बता दिया गया। इसीलिए आपको सिर्फ एक ही चिंता है, अब तो पीओडी भी छोड़ दिया। ये पीओडी का छोड़ना अयोध्या में भी दिखा था, जब आपको सिर्फ मोहित खान की चिंता थी, उस बच्ची की चिंता नहीं थी। ये पीओडी का छोड़ना आपको महाराष्ट्र में भी दिख गया, और अब तो खुलेआम लेटर लिखकर संदेश दिया जा रहा है कि लव जिहाद के जो केसेस आगे हटाओ भाई कमेटी, ये तो हमारा वोट बैंक हमसे नाराज हो जाएगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी को आप किसी दूसरे दल पे थोप दें, ये आपका हो सकता है परिपक्वता हो पत्रकारिता की। मैं सवाल आप पर करूंगा सर, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। मैं आपको राजनीति नहीं सिखा रहा हूं, तो मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए धर्मेंद्र यादव। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, और आपका ये धर्म है आपकी राजनीति का कि आप गैर संवैधानिक मांग करिए, आप धर्म आधारित आरक्षण की मांग करिए। जिस पीडीए को परिभाषित आपने किया, आप उसी से किनारे हो जाइए। आज कुछ और कहिए, कल कुछ और जाकर कहिए, महाराष्ट्र में कुछ कहिए, यूपी में कुछ कहिए, एमपी में जाकर कुछ और कहिए। तो सर ये आपकी सियासत की मजबूरी हो सकती है। अब सुन लीजिए, पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण आपके हिसाब से गैर संवैधानिक है क्या? क्या चीज? आर्थिक आधार पे आरक्षण गैर संवैधानिक? अरे तो बोलिए ना, तो मैं कह तो रहा हूं, तो आप क्यों नहीं? अरे भाई फिर वही बात है, तो आपको खुलकर कहने में दिक्कत क्या हो रही है कि आप जो है सपा के मैनिफेस्टो में होगा कि संविधान संशोधन और मुस्लिमों को आरक्षण,
अब सुन लीजिए ना, बार बार बोलने से आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए, सबको पानी पिला रहे हैं। नहीं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप लाइन से भाग रहे हैं। आप खुलकर बोलिए, मैं आपसे दोबारा पलट कर ये सवाल नहीं पूछूंगा। देखिए, आप गिरी साहब की जहरीली प्रयोगशाला में आया हुआ व्यक्ति भी इस तरह से बिहेव कर सकता है जैसे गिरी साहब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहराइच में खुद कहा 2 घंटे की छूट दे रहे हैं। इस पे कोई बोल नहीं सकता कि नरसंहार के लिए भाई आप धर्मेंद्र यादव घूम फिरकर आप जाकर बहराइच में टिक जाते हैं। उस बहराइच में जहां पर रामगोपाल मिश्रा के घर आज तक आपकी पार्टी के लोग नहीं जा पाए। कैसे छूट दे सकते? रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ आप खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। सरफराज तालीम के खिलाफ बोलने की कुछ हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। राष्ट्र को तोड़ने वाला, अरे जिनके तलवे चाटते हो, नहीं प्लीज धनंजय जी ऐसी बात चिंता करवाने वाली पीढ़ियों की, उसको चिंता करो भाई, आने वाली पीढ़ियों की पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियां माफ चंद वोटों के लिए। अरे टीपू तो अपने टापू पर चले जाएंगे, आपके बच्चों के बापू कहेंगे कि बापू ये क्या किया, बापू ये क्या किया तूने, ये सिर्फ चंद वोटों के कारण टीपू धनंजय जी 1 मिनट प्लीज थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा, सब लोग शब्दों की मर्यादा सभी बनाकर रखें। धर्मेंद्र यादव सुनिए, हर शो का एक कंक्लूजन होना चाहिए सर, और हर डिबेट का एक निष्कर्ष होना चाहिए। मैं आपसे फिर दोबारा पलटकर सवाल पूछ रहा हूं। आप ईडब्ल्यूएस का आपने तर्क दिया, तो क्या सपा के मैनिफेस्टो में अब यह रहेगा कि संविधान संशोधन और मुस्लिमों को आरक्षण? सपा के मैनिफेस्टो में रहेगा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। अरे फिर वही बात है, आपसे मुस्लिम आरक्षण पर पूछ रहा हूं कि ये मांग गलत है कि सही है, तो आप कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस की मांग भी हुई है, दूर करना तो आप मुस्लिम आरक्षण की मांग को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन आप ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि संविधान संशोधन और मुस्लिम आरक्षण क्या सपा के मैनिफेस्टो में होगा? और अगर आप नहीं कहेंगे तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड होगा। धर्मेंद्र यादव, मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी कहती है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। तो भाई अल्पसंख्यक में आप सिर्फ मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना? सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ये देखिए, अल्पसंख्यक की आपकी परिभाषा सिर्फ मुस्लिम वाली, दूसरा कोई समुदाय नहीं। क्या हुआ, धर्मेंद्र यादव गए क्या फिर? नहीं, सवाल नहीं आया मेरे। सवाल नहीं सर, सवाल तो बार बार वही पूछ रहा हूं, आप एक ही सवाल से भाग रहे हैं। मैं 1 घंटे से एक ही सवाल पर अटका हूं। मैंने फिर बोला ना, समाजवादी पार्टी का कहना है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। तो भाई अल्पसंख्यक में आप सिर्फ अगड़ा, चलिए ठीक है, आर्थिक रूप से वो आप नहीं बोलेंगे, वो देश की जनता तय करने दीजिए। चलिए ठीक है सर, नहीं देश की जनता तो तय करने दीजिए। वरुण पुरोहित जी, ये सिर्फ अपीजमेंट का स्टैंडर्ड है, इसलिए ये खुलकर राय नहीं दे पा रहे हैं। आपकी पार्टी भी इसी अपीजमेंट के लाइन पर चलती है, आप खुलकर धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले सुशील शिंदे ने कहा था कि सैफरन टेररिज्म इसलिए हमने कह दिया था क्योंकि पार्टी ने कहा था कि भाई बोल लो। आपको पता नहीं कितने कितने लोगों के मैं बयान, अगर इतनी लंबी फहरिस्त है कि क्या क्या कहा गया, अजीब स्टैंडर्ड है। मतलब एक ही आप लोगों के पास वेपन है मोदी को हराने का, और वो है कितना मुस्लिम वोट बैंक हम अपने हिस्से कर पाते हैं। सपा भी यही काम कर रही है, आप लोग भी यही काम कर रहे हैं। राकेश जी, ये मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा मशीनरी है। कांग्रेस पार्टी का मूर्ख है क्या 2, 5, 10%, 8% वोटों के लिए करेगी, बाकी वोट नहीं करेंगे। ये तो ये क्रिएट कर रहे हैं सबको मुसलमान वोट चाहिए, हिंदू वोट चाहिए नहीं, मतलब हर आदमी 8-10% में हो जाए, बाकी वोट इनको मिल जाए बीजेपी को। ये फालतू की बातें, नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। तो राहुल गांधी ने इसलिए जातीय जनगणना की बात की, जातिवाद की बात नहीं की। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो पूंजीवाद के दौर में देश में हो गई है, लोग परेशान है, मिडिल क्लास समाप्त होती जा रही है। तो ये जातियों की गिनती एक ही समुदाय में होगी कि दूसरों में भी होगी? ये बीजेपी सवाल पूछती है, आप लोग सर इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। चलिए खैर, वक्त इतना ही है, एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।